हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ इन-डेप्थ सीवीटी। आज हम अपने नेक्स्ट पीवाईक्यू सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी द मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन ये इक्वल इंपॉर्टेंस कैरी करता है बाकी चैप्टर जितनी ही सीवीटी में। एवरी ईयर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे एंड आई विल सजेस्ट यू, इससे पहले हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले उसको देखिए, देन आप इस चैप्टर पे आइए। बिकॉज इस चैप्टर में जो मोस्ट ऑफ द फार्मूलाज हैं, जो मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स हैं, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर पे बेस्ड हैं। तो अगर आपको पहले आपने वो समझ लिए अच्छे से, उस पर न्यूमेरिकल्स कर लिए, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए, तभी आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे सॉल्व हो पाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मैग्नेटिक नीडल को हमने सस्पेंड करा है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इतना वर्क रिक्वायर करती है अगर हम उसको 60 डिग्रीज मूव ऑन कर दें। फिर हमसे पूछा गया है कि टॉर्क कितनी चाहिए हमें इस पोजीशन में नीडल को मेंटेन करने के लिए। तो हमें वर्क का फॉर्मूला पता है, दैट इज़ एम बी कॉस थीटा वन प्लस माइनस कॉस थीटा टू, राइट। डब्ल्यू मेरा वर्क है और एम मुझे पता है, दैट इज़ गोइंग टू बी माई मैग्नेटिक मोमेंट, एंड बी इज़ गोइंग टू बी माई मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इसके बारे में हमें ऑलरेडी आइडिया है। और थीटा वन आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे मेरा इनिशियल एंगल है, एंड थीटा टू विल बी माई फाइनल एंगल, जहाँ तक मुझे रोटेट करना है। अब आप ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में कोई भी, जब वो रेस्ट पे था, जब वो इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा था, वो एंगल नहीं गिवन है। तो इस केस में आपको ध्यान में रखना, जब भी आपको इनिशियल एंगल ना गिवन हो, आप 0 डिग्री मान लीजिएगा उसको, जब वो रेस्ट से स्टार्ट करेगा। दिस इज समथिंग जो आपको ध्यान में रखना है फॉर दिस क्वेश्चन। अब जस्ट हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें वर्क गिवन है, एम बी हम यहाँ से निकालेंगे, एंड थीटा वन जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज़ गोइंग टू बी और इनिशियल एंगल, तो इनिशियल एंगल मुझे गिवन नहीं था तो मैंने 0 मान लिया, एंड थीटा टू इज़ गोइंग टू बी 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज तक, क्योंकि वो फाइनली इसको मूव कर रहा है। सो इट विल बिकम एम बी कॉस थीटा की 0 की मुझे वैल्यू पता है 1, एंड दिस इज हाफ, तो यहाँ से एम बी मेरा आ जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 2√3, राइट। और अब मेरे को टॉर्क का फॉर्मूला भी पता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा, एंड एम बी की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, दैट इज़ 2√3। और किस एंगल पे मेरे को पूछा गया, उसने बोला इन द पोजीशन विल बी, इन द पोजीशन विल बी जहाँ तक मैंने उसको रोटेट करा है, मैंने उसको 60 डिग्रीज तक रोटेट कर दिया। तो मैंने 60 डिग्री सब्स्टिट्यूट करा, एंड साइन 60 की वैल्यू मुझे पता, दैट इज़ √3/2। सो टॉर्क विल बी कमिंग एज 3 जूल्स। सो सी विल बी योर B will be your correct option, that is going to be your 3 joules. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम इज़ 0.075 और हमें मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी पूछा गया है। तो बहुत ही बेसिक सा हमारे पास एक फार्मूला है जो कि हम रेगुलरली पढ़ते रहते हैं, जो कि परमेबिलिटी ऑफ मीडियम और सस्पेक्टिबिलिटी के बीच का रिलेशन है। यहाँ पे मैं आपको वैल्यूज़ बता देता हूँ इनकी। दिस इज़ रिलेटिव परमिएबिलिटी, ध्यान रखिए ये परमिएबिलिटी है, दिस इज़ नॉट परमिटिविटी। परमिटिविटी वॉज समथिंग दैट वी डिस्कस इन इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, एंड दिस इज मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, राइट। तो अब मेरे को रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ अ मीडियम ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 0.075, और मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी मेरे को निकालनी है। सो इट विल बिकम माइनस ऑफ 0.925। तो माई करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी थी, दैट इज़ वन इज़ रिलेशन एंड सेकेंड वन वाज साइन कन्वेंशन। यहाँ पे बहुत बार ये होता है कि हम सॉल्व आउट करने के बाद साइंस को इग्नोर कर देते हैं, या फिर साइंस को कई बार हम ध्यान में नहीं रखते। और दूसरी चीज़ अगर आप ध्यान से यहाँ पे नोटिस करोगे, जो आपकी मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी है, दैट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने इसके पीछे कोई भी यूनिट्स नहीं लगाई हैं, देखिए। सो इट्स ए यूनिटलेस क्वांटिटी, और आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिलेशन है।
नेक्स्ट मूव करते हैं, द नैरोस्ट हाइस्टेरेसिस लूप इज़, बहुत ही ईजी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी में 3 जगह ये क्वेश्चन दे रखा है। हाइस्टेरेसिस लूप हमें पता है सबसे ज़्यादा नैरो किसका लिए होता है, दैट इज़ परमोलॉइड। नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट कंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो अभी ये क्वेश्चन जो है आपको मैं बता दूं लास्ट लेक्चर पे बेस्ड है, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट करा था कि आप इस वीडियो से पहले लास्ट लेक्चर को प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आप फार्मूलाज को रिलेट कर पाएंगे। हमने कंडक्टर के लिए एक फार्मूला पढ़ा था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, दिस वॉज फॉर द स्ट्रेट कंडक्टर, राइट। और हमने और भी बहुत सारे फार्मूलाज, अगर आपको याद हो, हमने पढ़े थे लूप के लिए भी पढ़ा था हमने फार्मूला। और यहाँ से अगर आप ध्यान से रिलेट करेंगे, जैसे जैसे आपका आर बढ़ेगा बी आपका कम होगा। वाई? बिकॉज बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये स्टेटमेंट तो मैंने रिलेट कर ली, दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट कंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस, ये तो बट ऑब्वियस ही बात है, मेरा फार्मूला भी बोल रहा है। लेकिन ये सारे फार्मूलाज मैंने ड्राइव कहाँ से करे थे, दैट वॉज फ्रॉम द बायोट-सैवर्ट लॉ। हमारा पहला टॉपिक ही यही था, हमने इंट्रोडक्शन ही में यही पढ़ा था और यहीं से चैप्टर को स्टार्ट करा था, अगर आपको याद हो। इजी क्वेश्चन, जितने भी हमने फार्मूलाज पढ़े थे इसी पे बेस थे, दैट इज बायोट-सैवर्ट लॉ। नेक्स्ट इज बार मैग्नेट में हमें मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखी है m एंड इज प्लेस्ड एट द राइट एंगल और ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन b। इफ़ यहाँ पे मिसिंग है चीज़, यहाँ पे आप लिख लीजिए इफ़ अ फोर्स, हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, इफ़ अ फोर्स F इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय ईच पोल ऑफ द मैग्नेट, तो लेंथ ऑफ द मैग्नेट हमें बतानी है। इजी क्वेश्चन। अगेन हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहने वाला, दैट इज़ m इंटू बी इन टर्म्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वांटिटीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए। दिस इज़ माई पोल स्ट्रेंथ, राइट, एंड दिस इज़ माई मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये मेरे को पता है और मुझे मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूलाज भी पता हैं, दैट इज़ m इंटू एल। यहाँ पे अगेन m जो है वही आपकी पोल स्ट्रेंथ एंड l इज़ योर लेंथ। तो दैट्स इट। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू निकालूंगा, दैट विल बी m/l, और यहाँ पे फोर्स में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा m/l इंटू बी। तो मेरे पास यहाँ से लेंथ कितनी आ जाएगी रीअरेंज करने के बाद, mb/f। ईजी क्वेश्चन, जस्ट आपको फार्मूलाज की नॉलेज होनी चाहिए थी, mb/f। उसके बाद मैंने जस्ट रीअरेंज ही करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम बहुत ही डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं, जहाँ पे हम जब इंड्यूस्ड चार्ज की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जितने भी इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से जो भी हम EMI के कंसेप्ट पढ़ते हैं, ये सभी के सभी फैराडे ने इंट्रोड्यूस करे थे, द फेमस साइंटिस्ट फैराडे। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी माइकल फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका जो है वो सस्पेक्टेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ऑलरेडी हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, सो आई सजेस्ट यू टू प्लीज़ ट्रीट इट एज योर होमवर्क एंड वी विल गेट बैक टू यू सून। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, हमें पूछा गया क्या है। अगेन मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूँ, ये लास्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं ऑलरेडी। सिमिलर क्वेश्चन पे हमने स्टडी करी थी इसकी। सो आई एम अगेन सजेस्टिंग यू टू प्लीज़, अगर आप लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज़ B.A। और मुझे पता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ऑब्वियसली होगी भी नहीं क्योंकि मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे B की मुझे यूनिट पता है, दैट इज़ गोइंग टू बी माई टेस्ला, एंड A की क्या रहेगी, मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स की मेरे पास यूनिट आने वाली है टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसी टेस्ला मीटर स्क्वायर को मैं बोलता हूँ वर्बर। न्यू यूनिट आपके सामने इंट्रोड्यूस हो चुकी है, दैट इज़ वर्बर। और अगर आपको याद हो, हमने गॉस भी पढ़ी थी लास्ट यूनिट में, तो ये आपका एक काइंड ऑफ रिवीजन भी हो रहा है, जहाँ पे हमने 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴ गॉस के बारे में स्टडी करा था। ये सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो वहाँ से आपको कनेक्ट हो रहा होगा। नेक्स्ट इज व्हेन अ बार मैग्नेट इज़ ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, तो क्या क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास लेट से ये बार मैग्नेट है, मैं इसको ब्रेक कर दूं, तो मेरे पास जो पीसेस होंगे
लेट्स से ये पीस है मेरे पास, तो ये पीस दोनों क्या करेंगे, एज अ डिफरेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाले हैं, मतलब इनके पास भी अपने अपने पोल्स जो हैं वो आ जाएंगे। और इसके भी पीछे की थ्योरी क्या है, दैट इज़ मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमने इस चैप्टर में स्टडी करा था, दैट इज़ मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। उसी की वजह से मोनोपोल क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, एक मैग्नेट के पास एक पोल नहीं होगा, तो जैसे हम उसको पीसेस में ब्रेक डाउन करेंगे तो एक मैग्नेट के पास, एक पीस के पास आई शुड से, दो पोल्स तभी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, दैट इज़ ईच पीस बिकम अ सेपरेट मैग्नेट विद द नॉर्थ एंड साउथ पोल। इजी क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट वन। Next is the property of a material that determines how easily it can be magnetized by an external magnetic field is called as permeability बोलते हैं हम इसको। easy question जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट भी करते हैं और इवन आपको इसकी वैल्यू भी पता है, दैट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। मैं आपको रिकॉल करवा दूँ, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बार बार बोला था, जो ई नॉट होता है दैट इज़ अ परमिटिविटी। इसमें बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ई नॉट और म्यू नॉट के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, परमेबिलिटी और परमिटिविटी क्या क्या डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पूछा गया कैसे मैग्नेटाइज होता है, तो उसका आंसर जाएगा दैट इज़ परमेबिलिटी। नेक्स्ट इज एन मैच द कॉलम। अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से रिकॉल होने वाले हैं। तो पहला अगर आप कॉलम देखेंगे दैट विल बी द कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। जितने भी हमने फोर्स के फॉर्मूलाज पढ़े हैं आपको याद होगा, हमने इनवर्स ऑफ 1/r² पढ़ा है, सो दैट विल बी ए की फिफ्थ ऑप्शन। इजी चांस जितने भी मैंने रेडियस और फोर्स के बीच में फॉर्मूलाज पढ़े थे मुझे पता है वो सारे इनवर्स ऑफ स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, तो एक ही फिफ्थ ऑप्शन। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगेन वर्ड से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की ही बात कर रहा है वो। और यहाँ से हमें, अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आपको पता है, दो मैंने आपको बताई थी, वन वॉज गॉस एंड अनदर वन वॉज टेस्ला। जस्ट वेट अ सेकेंड, या हमने इसकी यूनिट पढ़ी थी, दैट वाज गॉस या टेस्ला, जिसमें आपको पता है कि टेस्ला इज़ अ एसआई यूनिट, राइट। तो बी की कौन सी ऑप्शन चली जाएगी, दैट विल बी 1। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर कर भी चुके हैं और हमें पता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो सी की फोर्थ ऑप्शन, इजी। अगेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बात करें, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको पता है क्लोज लूप बनाती है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती। अब ये चीज़ हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में भी डिस्कस करी थी और दोनों का नेचर मैंने आपको वहाँ पे बताया भी था, तो ये ऑफकोर्स क्लोज लूप बनाती हैं। नेक्स्ट इज़ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट पोल। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी फार्मूलाज पढ़ चुके हैं, इनफैक्ट हम इसके ऊपर तो क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, दैट इज़ NIA। लास्ट लेक्चर में हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस करे थे, दैट वाइज आई एम सेइंग कि ये लास्ट लेक्चर से बहुत ज़्यादा रिलेट होने वाला टॉपिक है। करंट एंड n इज़ अ नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। तो यहाँ पे मेरी E की कौन सी ऑप्शन बन जाएगी, दैट विल बी 2। सो दैट मीन्स A विल बी माई करेक्ट ऑप्शन। आप ऑप्शंस को मैच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज़ अ थिन सर्कुलर वायर जो कि करंट I कैरी कर रही है और मैग्नेटिक मूवमेंट M है। अगर मैं उसको स्क्वायर में चेंज कर दूं और करंट सेम रहे तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहने वाला है स्क्वायर का भी। तो मेरे पास कन्वर्जन क्या हो रहा है, मेरे पास सर्कल को मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और अब मुझे एक बात पता है कि मेरी जो लेंथ है वो तो सेम रहेगी, लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, चाहे सर्कल हो चाहे स्क्वायर हो। अब सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr और स्क्वायर का क्या होता है, दैट इज़ 4l। लेट से अगर साइड ऑफ जो स्क्वायर है वो l है और स्क्वायर रेडियस ऑफ सर्कल r है, तो ये रिलेशन मैं ड्राइव कर सकता हूँ। एंड फ्रॉम दिस मुझे पता है कि πr/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज़ गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ l। अब सबसे पहले मैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कल देखता हूँ, मैं वही फॉर्मूला NIA ही लगाऊंगा जो मैंने यहीं पे अभी आपको बताया भी था, दिस वन NIA, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट पोल्स। तो वही को फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा, MC दैट इज़ गोइंग टू बी NI, और एरिया मेरे पास क्या रहने वाला πr², राइट। और अगर आप यही मैं स्क्वायर के लिए लगाऊँ सेम फॉर्मूला लगेगा, दैट इज़ NIA, और यहाँ पे मेरे पास एरिया क्या रहेगा, दैट इज़ अगर स्क्वायर मेरे पास ऑफ L साइड है तो दैट विल बिकम L²
तो एम एस मेरे पास बन जाएगा एन आई, और एल को मैं आर के टर्म्स में अगर लिखूँ दैट विल बी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4। अब मुझे चाहिए एम सी और एम एस के बीच का रिलेशन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं एम सी की पूरी टर्म को अगर मैं पाई बाय 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे को एम एस ही दे देगा, एम एस ही तो बन जाएगा। सो दैट सिंपली मीन्स कि जो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट अगर सर्कल का एम है तो उसको पाई बाय 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वो मेरा स्क्वायर का मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ जाएगा। दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट इज क्यूरियस टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन जो कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट भी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। क्यूरियस टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आपको मैं बता दूँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपका पैरामैग्नेटिक बन जाता है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है, दैट इज़ नेचर ऑन हीटिंग। अब मेरे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था और मुझे पता है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन अ पैरामैग्नेटिक इन अ फेरोमैग्नेटिक वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू पैरामैग्नेटिक। अब अगर मैंने पैरामैग्नेटिक को हीट अप कर दिया, या फिर मैं कहूँ कि फेरोमैग्नेटिक को मैंने हीट अप कर दिया, तो उसका जो भी नेचर रहने वाला दैट विल गेट लॉस्ट। तो मैग्नेटिक बिहेवियर को मैं छेड़ रहा हूँ। अब वो लॉस्ट क्यों होगा, इसके पीछे का रीज़न क्या है, जैसे ही मैंने टेम्परेचर को गेन करा, क्यूरियस टेम्परेचर एक टेम्परेचर होता है जब हम सर्टेन टेम्परेचर के बाद हम उसके बिहेवियर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने थर्मल मोशन को ही डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और अगर मैं थर्मल मोशन को डिस्टर्ब कर रहा हूँ और मुझे ये बात पता है कि मेरी जो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पैरामैग्नेटिक, तो बेसिकली मैं उसके मैग्नेटिक नेचर को कम करता जा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि एक अच्छी मैग्नेट एक कम मैग्नेटिक नेचर रखने वाली मैग्नेट में चेंज हो जाएगी। दैट इज़ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल बिकम अ पैरामैग्नेटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सस्पेक्टेबिलिटी। ऑलरेडी अभी हमने इसके बारे में बात भी करी थी। इज स्मॉल एंड पॉजिटिव फॉर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। दिस इज़ फॉर द पैरामैग्नेटिक, और इनफैक्ट मैं आपको तीनों टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स के लिए बता देता हूँ, फॉर डाया, पैरा एंड फेरो। डाया के लिए ये स्मॉल होती है लेकिन नेगेटिव होती है क्योंकि इसकी कोई अट्रैक्शन नहीं रहती मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। पैरा इज़ ऑल्सो स्मॉल लेकिन ये पॉजिटिव रहता है, ये अपना बिहेवियर रखता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। फेरोमैग्नेटिक आर समवन हु आर लार्जली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। इनमें मैग्नेटिक नेचर भी इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हाई इन्हीं में पाया जाता है, राइट। और अगर इनमें मैग्नेटिक नेचर सबसे ज़्यादा पाया जाता है तभी हमने, अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमने बोला फेरोमैग्नेटिक जो है पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो थर्मल डिकम्पोजिशन मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, स्मॉल और पॉजिटिव किसके लिए होता है, पैरामैग्नेटिक के लिए होता है। और ये अगर लार्ज और पॉजिटिव पूछा जाता तो मेरा आंसर फेरोमैग्नेटिक चला जाता। तो ये तीनों आपको इनके नेचर और बिहेवियर पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या क्या एक्सपीरियंस करेगी, इजी क्वेश्चन। अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म में रखा तो वो फोर्स और टॉर्क दोनों को एक्सपीरियंस करेगी। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, आपने जब नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया तो आपने खुद ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी कि उसका इक्विलिब्रियम में तो मेंटेन नहीं है वो चीज़। और अगर वो इक्विलिब्रियम में मेंटेन नहीं है मतलब एफ नेट मेरा ज़ीरो नहीं रहने वाला, कुछ ना कुछ मेरी फोर्स लगती रहेगी, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी। दैट मीन्स मेरी बॉडी किस में रहने वाली है, इट इज़ गोइंग टू बी इन दी ट्रांसलेशन मोशन, राइट। और जो मेरा टॉर्क है ये तो मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, टॉर्क तो मेरा भाई हमेशा ही एक्ट करता है, चाहे मेरी मैग्नेटिक नीडल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म में हो। एंड टॉर्क आपका क्या प्रोवाइड करेगा, रोटेशनल मोशन। इसी की वजह से तो मैग्नेट रोटेट करेगी, लेकिन उस पर फोर्स लग रही है या नहीं लग रही, ये जो बिहेवियर है ये डिपेंड करता है कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मेंशन था, हेंस फोर्स और टॉर्क दोनों यहाँ पे एक्ट करने वाली हैं। नेक्स्ट इज अगेन जो ये मैच द कॉलम है, टॉर्क, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड है। ऑलरेडी हम पोटेंशियल एनर्जी वर्क पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, टॉर्क के ऊपर भी हमने इस
इस चैप्टर में भी क्वेश्चंस करें। सो आई सजेस्ट यू टू प्लीज़ ट्रीट दिस एज ए होमवर्क एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है वो एक डिफरेंट कन्फिग्रेशन हमारे पास दे रखी हैं बार मैग्नेट्स की, और हमें बोला गया है कि एक मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो m है। तो हमसे पूछा गया कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट किस में रहने वाला है। तो हमें बहुत सिंपल सी बात पता है कि जितना ज़्यादा थीटा मेरा कम रहेगा उतना ज़्यादा दो वेक्टर्स के बीच में मेरा जो रिजल्टेंट है वो ज़्यादा आने वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ये है कि आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ज़रूर पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन मैं आपको बता दूँ, दैट इज़ साउथ टू नॉर्थ पोल। ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन अगर आपको पता होगी तभी आप वेक्टर साइंस को यूज़ करके करेक्ट रिलेशन निकाल पाएंगे, राइट। तो मैं पहला केस देखता हूँ। पहले केस में अगर मैं देखूँ साउथ टू नॉर्थ 90 डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है। सेकंड में अगर आप देखेंगे साउथ टू नॉर्थ 180 डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है। थर्ड अगर आप देखेंगे साउथ टू नॉर्थ यहाँ पे 30 डिग्रीज़ का एंगल गिवन है। डी में भी साउथ टू नॉर्थ 60 डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखेंगे मैंने कन्फिग्रेशन में डायरेक्शंस को ध्यान में रखा, जो कि मैंने यहाँ से निकाली, दैट इज साउथ टू नॉर्थ पोल मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। और अगर आप देखेंगे थीटा सबसे कम किस में है, दैट इज़ थर्ड ऑप्शन में जो मेरे पास थीटा की वैल्यू वो सबसे कम है। तो इसलिए वजह से यहाँ से पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू रहने वाली सबसे ज़्यादा हाई रहेगी, हेंस माई ऑप्शन विल बिकम सी। और अगर आप सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक मूवमेंट ही आपका ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो वेक्टर हैं दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ अ कंडक्टिंग वायर कैरीज अ डायरेक्ट करंट थ्रू इट तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट विद द करंट विल बी। तो ये भी अगर मैं आपको बताऊँ, हमने लास्ट वीडियोज़ में इसको कवर आउट कर चुके हैं, हमने इसको रेड बिफोर करा है। लेट से अगर मेरे पास ये मैग्नेटिक एक वायर है और ये मेरे पास उसका एक्सटेंशन वर्जन है, तो मैं कहीं पे भी अगर ऑन द वायर बात करूँगा, कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए जो वायर के ऊपर है, वहाँ पे मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है दैट विल बी बट ऑब्वियसली ज़ीरो। और इसके पीछे का बात हमने करी थी क्या है, दैट इज़ बिकॉज रेडियस ही ज़ीरो है। और जब रेडियस ही ज़ीरो है तो फिर आप किसी पॉइंट पे जा ही नहीं रहे, मतलब आप वायर के ऊपर ही हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करने की कोई सेंस ही नहीं है। तो जो भी पॉइंट वायर के ऊपर लाई करेगा या फिर आई शुड से कंडक्टर के अंदर लाई करेगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ भी नहीं आने वाली। लेकिन उन्होंने क्या पूछा कि वायर्स कैरियर डायरेक्ट करंट थ्रू इट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो एसोसिएट रहने वाली है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आने वाली है, वो कहाँ पे रहेगी, दैट विल बी वायर के ऊपर तो ज़ीरो आएगी। तो अगर आप कंडक्टर के बाहर जाएंगे वहाँ पे आपका जो रेडियस होएगा दैट विल बी नॉन ज़ीरो, आई मीन आउटसाइड द कंडक्टर। और अगर वहाँ पे आपका आर नॉन ज़ीरो रहने वाला है तब आपकी बी की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर देता हूँ प्लीज़। इस टाइप के क्वेश्चन सीयूईटी में एवरी ईयर रिपीट होते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या है, मेरे को एक बार मैग्नेट दे रखी है जिसकी लेंथ L है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M गिवन है, मैंने उसको एक R की फॉर्म में पेंट कर दिया। तो अब मुझसे पूछा गया कि नया डायपोल मोमेंट क्या रहने वाला है। अब मैं ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, दैट इज़ M इंटू L। अब मुझे एक चीज़ पता है कि यहाँ पे जो मेरा स्मॉल m है दैट इज़ गोइंग टू बी माई पोल स्ट्रेंथ, राइट। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन L मेरा यहाँ पे क्या है, L इज़ माई इफेक्टिव लेंथ। दिस इज़ समथिंग जिस पे मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। नोट डाउन, लेंथ L जो है ये मेरी लेंथ ऑफ मैग्नेट नहीं है या फिर लेंथ ऑफ वायर नहीं है, दिस इज़ द इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ का मतलब हो गया कि दो पोल्स के बीच की जो डायरेक्ट दूरी है, जो ये डायरेक्ट डिस्टेंस है, दिस लेट से मैं इसको L बोल देता हूँ, इसको मैं इफेक्टिव लेंथ बोल रहा हूँ। दिस इज़ नॉट द सेम एज द लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, ये दो पोल्स के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ कि पहले मेरी मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी थी जब मैंने उसको बेंड ही नहीं करा था, दैट वाज m इंटू लेंथ ऑफ दी वायर। लेकिन अब मुझे देखना है कि लेंथ ऑफ वायर है कितनी, तो मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है कितनी रहेगी। तो इसके लिए मैं अपना फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, r इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। बहुत ईजी फॉर्मूला है, हमें 9th क्लास से ये फॉर्मूला पढ़ा दिया जाता है।
तो आर्क लेंथ मेरी कितनी आएगी, थीटा मुझे पता दैट इज़ π/3, 60 डिग्रीज मुझे गिवन है, एंड आर मेरा आर ही है। तो मैग्नेटिक मोमेंट मेरे पास कितनी आने वाली है ऑफ दिस बार मैग्नेट जब मैंने इसको बेंड ही नहीं करा था, दैट विल बी m इंटू πr/3। तो अब जब मैंने उसको बेंड कर दिया दैट इज़ m2, तो अब मुझे निकालनी है m इंटू एल। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, m2 इज इक्वल्स टू m इंटू एल। लेकिन यहाँ पे मेरी l क्या रहने वाली है, l इज़ गोइंग टू बी माई दिस डिस्टेंस। अब इसका रिलेशन मुझे r के टर्म्स में चाहिए। तो लेट से आप मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, और अगर मैं इसको l/2 बोल दूँ और इसको मैं 30 डिग्रीज बोल दूँ, और ये मेरे पास r गिवन है, तो यहाँ से मैं l की वैल्यू निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ sin 30। sin 30 मेरे पास क्या रहने वाला है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है कि l मेरा जो है r के ही इक्वल है। इट मीन्स m2 क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज़ m इंटू आर। दिस इज़ आफ्टर बेंडिंग, जब मैंने उसको बेंड कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो m2 मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, m2 इज़, अगर मैं m1 को 3/π के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ m2। सो दैट विल मीन्स माई करेक्ट ऑप्शन इज़ गोइंग टू बी दी डी। नेक्स्ट इज़ मेरे पास बार मैग्नेट गिवन है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, और मेरे को बोला गया है कि उसको मैंने 2 पार्ट्स में कट कर दिया गया है, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाईलाइट करने वाली, दैट इज़ इक्वल लेंथ में। नेक्स्ट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट मुझसे पूछा गया है। अब यहाँ पे इस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि मैंने जो अपनी मैग्नेट है उसको कैसे कट करा। अब हो सकता था मैं उसको ऐसे कट कर दूं, या फिर मैं उसको ऐसे भी कट कर सकता था, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि उसने क्वेश्चन में मेंशन है कि इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ मतलब मैंने ये वाले केस को कंसीडर करा है, और अगर मैंने ये वाले केस को कंसीडर करा है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो मैं ऑलरेडी बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, दैट इज़ m इंटू एल, या फिर अगर आप बार मैग्नेट के बारे में बात करेंगे इट शुड बी Ni इंटू ए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरी जो पोल स्ट्रेंथ है वो मेरी हाफ हो रही है। क्यों हाफ क्यों हो रही है, क्योंकि मेरा एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर आप देखेंगे अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में कट करूँगा तो मेरा एरिया आधा हो रहा है, राइट। और अगर मेरा एरिया आधा हो रहा है, सो व्हाट इट मीन्स, इससे मेरी पोल स्ट्रेंथ हाफ हो रही है और लेंथ मेरी सेम रह रही है। ये तो मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है, क्वेश्चन में लेंथ मुझे गिवन है, और अगर मैं उसको सेम लेंथ कंसीडर करके कट कर रहा हूँ तो वहाँ से मेरी पोल स्ट्रेंथ आधी हो रही है। पोल स्ट्रेंथ आधी क्यों हो रही है, क्योंकि मेरा एरिया जो है वो आधा हो रहा है। सो दिस मीन्स तो m2 विल कम हाफ ऑफ दी m1, दैट मीन्स कि वो पहली वाली मैग्नेटिक मोमेंट से के कंपेरेटिवली आधा हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ 2 आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट इक्वल लेंथ की मेरे को गिवन है, एंड पोल स्ट्रेंथ m आर प्लेस्ड एट द राइट एंगल टू ईच अदर, और मेरे को कन्फिगरेशन भी गिवन है कि मैंने इसको कैसे रखा गया है। तो मैं सबसे पहले इस कन्फिगरेशन को बना लेता हूँ, नॉर्थ टू साउथ, एंड दिस विल बी साउथ टू नॉर्थ, राइट। तो अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरे को डायरेक्शन पता है, दैट इज़ साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इनके बीच में एंगल कितना का बन रहा है, दैट इज़ 90 डिग्रीज। अब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही पर्पस है, दैट इज़ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि मैं लास्ट क्वेश्चन में भी अभी जस्ट रिसेंटली रिपीट करके हटा हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी साउथ टू नॉर्थ। ये मुझे इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। अब अगर मेरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो साउथ टू नॉर्थ है, और 2 वेक्टर्स जब आप 90 डिग्रीज के एंगल पे उनको इंक्लाइन करते हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है दैट इज़ 90 डिग्रीज के एंगल पे आपने मेंटेन करा √2 टाइम्स ऑफ द वेक्टर, और मेरा वेक्टर का यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, ml। सो योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी सी। जस्ट आपको इम्पॉर्टेंट बात क्या है, डायरेक्शन पता होनी चाहिए
और उसके बाद आपको जस्ट वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको क्वेश्चन की रीडिंग करनी है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पूछा क्या गया है, सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की बात कर लेता हूँ कि उनका कैसा नेचर रहता है। तो मुझे पता है कि वो साउथ टू नॉर्थ रन करेंगी इनसाइड इट, और यहाँ से बाहर निकलेंगी और यहाँ से घूम के फिर अंदर। और अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो आपको एक और चीज़ वेरीफाई हो रही होगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर फॉर्मिंग अ क्लोज लूप। आपको यहाँ पे ध्यान से दिख भी रहा होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स का नेचर ये नहीं होता। ये बात हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, इवन इन द इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ फील्ड एंड में भी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा मूव कर दूँ इस डायरेक्शन में ताकि हमें थोड़ी सी स्पेस मिल पाए। या करेक्ट। अब जो मेरी डायरेक्शन उसने पूछी गई है, दैट इज़ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन। अब उसके दो केस हैं, दैट इज़ इनसाइड द मैग्नेट और एक आउटसाइड द मैग्नेट। दो केस क्यों हैं? क्योंकि दोनों में जो आंसर है वो अलग अलग आते हैं। अगर आप इनसाइड द मैग्नेट देखेंगे तो आपको शेप से ही दिख रहा होगा, इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक लाइंस है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ रन कर रही हैं। सो दिस मीन्स इसका आंसर रहने वाला साउथ टू नॉर्थ। और अगर आप आउटसाइड द मैग्नेट देखेंगे तो बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो इसका मतलब मेरी जो वैल्यू आने वाली है या फिर मेरी जो डायरेक्शन आने वाली है वो डिपेंड करता है कि मेरे को अंदर पूछा गया मैग्नेट के या फिर बाहर पूछा गया है। और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में हाईलाइट कर दिया, दैट इज़ इनसाइड द मैग्नेट, बाहर मैग्नेट पूछा गया है। इनसाइड द बाहर मैग्नेट क्या आने वाला, दैट इज़ गोइंग टू बी दी फ्रॉम साउथ पोल टू दी नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन ऑन द वर्क डन ऑफ द मैग्नेट। ये क्वेश्चन है, हमें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं जो कि वर्क डन पे बेस्ड है, मैग्नेटिक मूवमेंट पे बेस्ड है। सो आई सजेस्ट यू टू प्लीज ट्राई इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हम ऑलरेडी अभी जस्ट रिसेंटली हमने इंट्रोड्यूस करा था, जो कि वीकली अट्रैक्टेड होते हैं टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये चीज़ हमें पता है, हमने इनकी पूरी प्रॉपर्टीज़, पूरी थ्योरी, इनका बिहेवियर, इनकी मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी के बारे में सारी बात करी थी। एंड इनफैक्ट ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में भी आता है, एनसीईआरटी बेस्ड। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि वीकली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, वो कौन होता है? एल्यूमिनियम। वेरी इजी बेस्ड क्वेश्चन। एंड विद दिस वी आर डन विद आवर चैप्टर दैट इज़ अ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बहुत ही ईजी चैप्टर है, कुछ फॉर्मूलाज हैं और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड हैं। वो आपको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करवा दी विद आवर 25 PYQ सीरीज ऑफ दिस चैप्टर। एंड फॉर मोर सच चैप्टर्स आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ फॉलो अस ऑन द लिंक्डइन, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। हमने व्हाट्सएप पे एक सेपरेट यूनिक चैनल बना रखा है जहाँ पे आपको इस पूरे लेक्चर के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। एंड इनफैक्ट आगे आने वाले भी सभी चैप्टर्स को हम इसी तरीके से MCQ फॉर्मेट में टॉप PYQs को कवर करने वाले हैं, जो कि आपको CUT एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे, बिकॉज एज सच डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको इन लेक्चर से मिल जाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, hit the subscribe button and hit the bell icon. Thank you all.